कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बात करने जा रहे हैं रशियन ऑयल के इंपोर्ट में 4% बढ़ोतरी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की इंडियन शेयर मार्केट से 17,955 करोड़ रुपए की बिकवाली की। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मेक्सिको के भारी टैरिफ के फैसले की। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार भारत के निर्यात के लिए ये एक गंभीर चुनौती बनकर उभर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 5.75 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट में से 3/4 हिस्से पर शुल्क 0 से 15% से बढ़ाकर औसत 35% तक पहुंच जाएगा। जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत से मेक्सिको को एक्सपोर्ट की जाने वाली सबसे बड़ी कैटेगरी ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। 938 मिलियन डॉलर के यात्री वाहनों के निर्यात पर शुल्क 20% से बढ़कर 35% हो जाएगा। 507 मिलियन डॉलर के ऑटो कंपोनेंट्स पर भी टैरिफ 10 से 15% है, जो अब बढ़कर 35% होने जा रहा है। इससे मेक्सिको की ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में भारत की भागीदारी प्रभावित होगी। 390 मिलियन डॉलर के मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट पर भी टैरिफ 35% होने से काफी असर पड़ने की आशंका है। स्मार्टफोन के निर्यात पर पहले कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब इस पर 35% का टैरिफ लगेगा। जीटीआरआई का कहना है कि पहले स्मार्टफोन बिना किसी शुल्क के मेक्सिको में प्रवेश करते थे। 1 जनवरी 2026 से इन पर 35% का टैरिफ लगेगा, जिससे मेक्सिको का बाजार इसके लिए लगभग बंद हो जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापक प्रभाव के बावजूद भारत की ओर से किसी जवाबी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि भारत में मेक्सिको से आयात केवल 2.9 अरब डॉलर का होता है। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा नहीं मानते हुए इसे केवल कोड का एक टुकड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी में कोई आंतरिक मूल्य नहीं है और इसकी कीमत पूरी तरह सट्टेबाजी पर आधारित है। शंकर ने इसकी तुलना 17वीं शताब्दी के डच ट्यूलिप मैनिया से की, जहां ट्यूलिप बल्ब्स की कीमतें आसमान छू गई थीं, लेकिन बाद में ये पूरी तरह गिर गईं। मिंट एनुअल बीएफएसआई कॉन्क्लेव में रविशंकर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है और न इसे कोई जारी करने वाला है, न भुगतान का वादा है। ये मुद्रा की बुनियादी विशेषताओं को पूरा नहीं करता। शंकर ने स्टेबल कॉइन्स पर भी चिंता जताई और कहा कि यह मुद्रा की एकरूपता और सॉवरेनिटी को चुनौती दे सकता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर 30% पूंजीगत लाभ कर और 1% टीडीएस लागू है, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है। देश में 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन की कीमत अभी लगभग 90,000 अमेरिकी डॉलर के आसपास है। Bitcoin, or rather the blockchain, the technology underlying the Bitcoin, demonstrated that a digital token can be transferred between unknown counterparts without the need for an intermediary. Now, this technology was revolutionary. It can have many uses if people can, in a trusted manner, exchange assets or goods without someone else guaranteeing that or authenticating that. Understand, Bitcoin is not even a commodity for anything. There will be a price for it, but that does not mean that there is value to it. To summarize, cryptocurrencies have no intrinsic value. They are not backed by any promise to pay. That is, they have no issuer. Since they do not meet the basic attributes of money, I reach the conclusion that they are not money. In fact, since they do not have any underlying cash flows, they are not financial assets as well. इंडिया का रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट नवंबर के महीने में 4% बढ़कर 5 महीने के हाईएस्ट लेवल 2.6 अरब यूरो पर पहुंच गया। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस से आने वाले इस क्रूड ऑयल का बड़ा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि नवंबर में इंडिया चाइना के बाद रशियन फॉसिल फ्यूल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना रहा। इसने अक्टूबर में रशियन क्रूड ऑयल खरीदने पर 2.5 अरब यूरो खर्च किए हैं। वहीं नवंबर में चीन ने रूस के कच्चे तेल के निर्यात का 47% खरीदा। इसके बाद भारत 38%, तुर्की 6% और यूरोपीय यूनियन 6% के साथ
बड़े खरीदार रहे। रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में भारत की खरीद में एक और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, क्योंकि अमेरिकी विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय के प्रतिबंध लागू होने से पहले लोड किए गए माल की डिलीवरी इस पूरे महीने में की जाएगी। अक्टूबर में अमेरिका ने रशिया के दो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर रोजनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन प्रतिबंधों के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड जैसी कंपनियों ने फिलहाल इंपोर्ट रोक दिया है। सीआरईए ने कहा कि नवंबर में भारत और तुर्की की 6 रिफाइनरीज ने रशियन क्रूड ऑयल से आंशिक रूप से 807 मिलियन यूरो मूल्य के रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स का यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को एक्सपोर्ट किया। इन प्रोडक्ट्स में से अनुमानित 301 मिलियन यूरो मूल्य के उत्पाद रूसी कच्चे तेल से परिष्कृत किए गए थे। इसमें कहा गया है कि इन रिफाइनरीज की ओर से निर्यात किए गए अनुमानित 297 मिलियन यूरो के ऑयल प्रोडक्ट्स का डेस्टिनेशन अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने दिसंबर के पहले 12 दिनों में इंडियन शेयर मार्केट से 17,955 करोड़ रुपए यानी करीब $2 बिलियन की बिकवाली की। एनएसडीएल के डेटा के अनुसार 2025 में कुल निकासी 1.60 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई। नवंबर में 3,765 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई थी। अक्टूबर में 14,610 करोड़ रुपए की खरीदारी के बाद फिर से निकासी शुरू हो गई। इस तरह फॉरेन इन्वेस्टर्स इस साल में अब तक 1.6 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार से निकाल चुके हैं। एफपीआईज की इस निकासी के बावजूद बाजार पर इसका असर कम पड़ा, क्योंकि डीआईआईज ने दिसंबर में 39,965 करोड़ रुपए की खरीदारी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया और कहा कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। मुक्त व्यापार समझौतों को मजबूत करने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और एक्सपोर्ट सेंटर्स के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए वार्ता में पीयूष गोयल ने यूरोपीय संघ के व्यापार और आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोविच से उच्च स्तरीय बैठक की। दोनों पक्षों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता को रणनीतिक दिशा दी और जल्दी ही निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 2,01,335 हो गई है, जिन्होंने देश भर में 21 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा किए हैं। 48% से ज्यादा स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है, जो महिला सशक्तिकरण और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को दिखाता है। ये थे कॉर्पोरेट जगत आज के अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.